कर दे तो बोल रहे हैं कर दे लाइव नहीं किए रिकॉर्डिंग है लाइव क्वालिटी पे पता नहीं था, रिकॉर्डिंग में पता है। चलो देखो, तो आप थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब फर्स्ट चैप्टर बाद में पढ़ा लेंगे हम, इसका नाम है विद्युत रसायन। चलो तो समझते हैं। यहाँ पे देखो, नाम से यह स्पष्ट है, जहाँ पे ना हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं ना, विद्युत रसायन बोला गया इसको। मतलब हम ऐसे रसायन के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें कहीं ना कहीं हम ना करंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर में हम अगर चैप्टर को डिवाइड किया जाए, बात करें या फिर पूछना स्टार्ट करेंगे, तो सीधे हम शॉर्टकट में बता रहे हैं ताकि पूरा इसमें आ जाए अपने आप। बहुत कम टाइम में हम बता रहे, 2 दिन का टाइम लेंगे इसमें, चैप्टर खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर में एक्चुअल में ना हमको ना बैटरी के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? बैटरी के बारे में। तो सेल बोलते हैं या बैटरी बोल रहे हैं ना। बैटरी ना 2 टाइप से डिवाइड किया गया है इस चैप्टर के अंदर में। पहला को बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक सेल। पहला का नाम क्या है? विद्युत रासायनिक या रसायन सेल बोलते हैं। और दूसरा का नाम क्या है? विद्युत अपघटनी सेल, है ना। दो टाइप के सेल के बारे में बात करना है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। पता दोनों में जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा है ये पहला वाला। एक्चुअली में 2 पार्ट में, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। 2 पार्ट में चैप्टर को हम बड़े स्तर पर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तुम अगर ये देखो विद्युत अपघटनी सेल में तो फैराडे का लॉ वगैरह आया था ना, तो ये बड़े स्तर पर 2 टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये दोनों सेल का क्या मतलब है, तो सिंपली हम बता देते हैं। ऐसा सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, ऐसा सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, बताओ तो? विद्युत ऊर्जा में। ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। अगले क्लास में फिर पूछेंगे हम, इसलिए दिमाग में सेट करते रहो बात सभी से। दूसरा क्या है, तो इस इक्वेशन को पलट दो, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? विद्युत अपघटनी सेल। मतलब ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में, है ना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये वाला बात करेंगे, कल करेंगे हम, आज इसी के बारे में बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे तुम समझ सकते हो, जैसे हमारा इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसके अंदर में क्या होता है, कुछ केमिकल पदार्थ होता है ना, कुछ केमिकल्स होता है उसमें, जैसे पानी हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, रॉड वगैरह जो लगाते हैं, तो अंदर में ना कुछ केमिकल रिएक्शन चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। बस वही बात यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का कैसे उपयोग करके किस तरीके का इक्वेशन बनता है, क्या हम कंटेनर के अंदर भरते हैं और उसको किस में कैसे हम उसका हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसे सेल के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अगर इसका डायग्राम देखा जाए, अगर हम इसका डायग्राम का बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल का, तो हम कितना कंटेनर का यूज करते हैं? 2 कंटेनर का, है ना। 2 कंटेनर लेते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर इस साइड होता है लेफ्ट साइड में, और एक कंटेनर कौन साइड में? राइट साइड में। अब तुम बोलोगे भाई जब हम इन्वर्टर का बैटरी वगैरह देखते हो, देखिए डब्बा के अंदर सब कुछ रहता है, तो देखो अब हम ना मॉडिफाई हो गए। ये बहुत पहले का कहानी है, लगभग 200 साल पहले। मतलब जब इस बैटरी का मतलब विद्युत रासायनिक सेल का जब निर्माण हुआ था ना, तब जाके ऐसा कंस्ट्रक्शन बना, है ना। तो ये बात हम तब से ही पढ़ते आ रहे हैं। तुम लोग बगल में निकल के आते हो, दिमाग खराब। मैसेज करना नहीं होता, जब टाइम चेंज करता तो नहीं मैसेज करता है। बात मत करो। देखो ये जो है ना, ये बहुत पहले से ये कहानी चलता आ रहा है। हम जो 2 कंटेनर का यूज करते हैं, देखो
ऐ, क्या बात कर रहे हैं? देखो इसका फिर आ रहा है, देखो कितना तेजी से आ रहा है। चलो सुनो तो, ये जो दो कंटेनर का यूज करते हैं ना, देखो अभी के समय में ऐसा नहीं, अभी के समय में क्या कंटेनर में दो रॉड को डालते हैं और वहां पे क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना जमाना का है। लेकिन इसका पता है बेसिक दिन यही है, मतलब जो इक्वेशन जो बनता है, किस टाइप से रिएक्शन करता है, कैसे होता है, सब कुछ वो यही से तुमको समझ में आया। इसलिए ये पढ़ते हैं, ये बहुत पहले 200 साल पहले, करीब 1800 ईस्वी में ऐसा कंटेनर बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए थे, तब से ही ये पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है, दो कंटेनर लेते हैं। लेकिन अभी के समय में क्या ऐसा करते हैं? नहीं, एक ही डब्बा में क्या करते हैं, 200 रॉड डालते हैं, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। अभी के समय में ऐसा मॉडिफाई हो गया है, लेकिन ये पुराना जमाना वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बेसिक चीज यही से तुमको पता चलेगा कैसे रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत रासायनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, कैसे इसको बनाते हैं। बाकी काफी निकाल के सामने में तुम रखेगा, हम आगे मूव कर रहे हैं, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल हम इसी खत्म करने वाले हैं। चलो पेज कमेंट कर रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे लिखते हैं विद्युत रासायनिक सेल थोड़ा बनाते हैं। बताओ इसमें कितना डब्बा बनाएंगे हम? दो डब्बा बनाते हैं, एक इस साइड होता है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। पूरा आराम से समझते रहना इसको, तब जाके पूरा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो रॉड को इसमें इंड्यूस करते हैं, मतलब रखते हैं, और एक को एक इसमें। अब सॉल्यूशन के अंदर में क्या भर देते हैं? वाटर। क्या भर देते हैं? वाटर। इसमें पानी रखा हुआ है, H2O है, इसमें भी क्या रखा हुआ है? H2O रखा हुआ है। अब तुम एक काम क्या करना, सुनो, यहाँ पे ये जो रॉड रखा हुआ है और यहाँ पे एक जो रॉड रखा हुआ है, तुम एक बात दिमाग में सेट करके रखना इस रॉड को। देखो, अगर एक बार हम कहीं बताए हो मेटल सक्रियण श्रेणी, धातु सक्रियण श्रेणी का लिस्ट बताए थे कभी हम? धातु सक्रियण श्रेणी मतलब जो मेटल एक्टिविटी सीरीज होता है उसके सबसे ऊपर में जो एलिमेंट होता है, लिखा है इस चैप्टर में आगे मिलेगा तुमको। जैसे ये बनाया था ना, लिथियम सबसे ऊपर, फिर सोडियम, इस तरीके से पोटेशियम वगैरह वगैरह, नीचे हाइड्रोजन तक आया था, उससे नीचे कुछ और एलिमेंट वगैरह था। तो यहाँ पे जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है ना, तो जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होगा उसको हम रखते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो नीचे का जो एलिमेंट है उसको कहाँ रखेंगे हम? राइट साइड में। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। बाया भाग है, ये कौन सा भाग है? राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम रख देते हैं, मान लो ये है हमारे पास जिंक का रॉड। कौन सा रॉड है ये? जिंक का। इधर कौन सा रॉड लिया? कॉपर का रॉड लेते हैं। ऐसा इसलिए देखो, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर दिखता है और मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये कहाँ दिखता है? नीचे। अब ऐसा क्यों? तो देखो, मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा ना, उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने का। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? देगा, और इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब इसी फेनोमेना पे तो काम करता है ये वाला। एक देने वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं? वायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ पे हम? एक वायर लगा देते हैं। अब तुमको ये पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर वायर के अंदर में अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट अगर करवा देते हैं तो करंट क्या होता है? इंड्यूस हो जाता है ना। तो यही बात है, यहाँ पे जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहाँ पहुंचेगा? इस कॉपर साइड में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला है जिसको बोलते हैं डोनर, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। मतलब दान करने वाला, और एक लेने वाला जो बोल सकते हैं इसको हम। ये देने वाला होना चाहिए, वो लेने वाला होना चाहिए ना। अब चलो इसमें हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जिसका तुम सॉल्यूशन में ना रॉड को इंड्यूस किए हो, है ना, उसी का क्या भरना है अंदर में? सॉल्यूशन भरना है। मतलब पानी के अंदर में एक सॉल्ट को डाल देना, जिसका नाम क्या होना चाहिए? जिंक सल्फेट। नाम याद रखना। जिंक का रॉड है तो उसी का क्या होना चाहिए? सॉल्ट रखा होना चाहिए, जिंक सल्फेट। इधर कॉपर का रॉड है तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर में क्या रहेगा? कॉपर सल्फेट। याद रखना ये कॉपर सल्फेट, ठीक। अब बताओ, कोई भी सॉल्ट को हम पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है? देखो कितना आराम से आ रही है। जल्दी बैठो। अच्छा जगह ही पता है कि वहां जगह तो पता था इसको। यहाँ पे तो जगह पता नहीं है, अभी नया नया आई है इस रूम में, इसलिए वहां पर पता रहता है कि सब आगे में अब तो यही है।
बेस्ट रूम यही लगा है ना, हाँ नहीं लगा है? वाह चलो चलो देखो इधर, बताओ इसके अंदर में क्या होगा, कॉपर का आयन होगा Cu+2 और क्या होगा SO4 2 माइनस। इस सॉल्यूशन में इसका आयन भरा हुआ होगा है ना। बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या भरा होगा Zn+2 और SO4 2 माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन ब्रेक है, जब वो पता है कोई भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं कहाँ पे एक्वस मीडियम, एक्वस मतलब पानी, तो क्या देता है वो Zn+2 देगा और SO4 2 माइनस। चलो ये इक्वेशन यहाँ पे बना होगा इसके अंदर में, इधर क्या बना होगा कॉपर SO4, कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में है, क्या देगा कॉपर+2 और SO4 2 माइनस। ये इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर में, इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या नाम है इसका नाम, विद्युत अपघटन बोलते हैं। ये कंटेनर में पड़ा हुआ है। अब देखो कैसे रिएक्शन चलेगा, सुनो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा ना तो यहाँ पे क्या करेगा इंड्यूस हो जाएगा करंट, विद्युत धारा, और जब करंट मूव करेगा तो बल्ब क्या करेगा जलने लगेगा यहाँ पे, है ना। चलो देखो इधर, अब चलो रिएक्शन का थोड़ा हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। रिएक्शन थोड़ा कैसे कैसे होता समझते हैं। ऐसा देखा गया नेचर में स्पॉन्टेनियसली, ऐसा देखा गया अपने आप हो रहा था। क्या सुनो, ये जो जिंक का जो रॉड था ना ये अपने सोल्यूशन में ना पिघलना स्टार्ट कर गया। ऐसा देखा गया है कि जिंक का जो रॉड था यहाँ पे, जो मेटल एक्टिविटी से जो ऊपर वाला जो रिएक्टिव मेटल है उसको खुद के सोल्यूशन के साथ जब क्या करते हैं डिप कर देते हैं उसको एक्वस मीडियम में, तो ये जो जिंक का रॉड है ना यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट कर जाएगा। कैसे पिघले आप सुनो, ये पहले था जिंक कौन से फेज में बताओ तो, सॉलिड। ये जिंक का रॉड कौन से फेज में है, सॉलिड फेज में। ऐसा देखा गया है कि ये जिंक ना खुद से ना पिघलना स्टार्ट कर गया Zn+2 के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ये रॉड पे छोड़ देता है। इक्वेशन समझना, ये जिंक का रॉड जो है ना पिघलना स्टार्ट कर गया अपने सॉल्यूशन के अंदर में, किस फॉर्म में Zn+2 टेंडेंसी होता है 2 इलेक्ट्रॉन देने का, जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। Zn+2 के फॉर्म में एक्वस में आया और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिया, रॉड के ऊपर में। तो क्या है कि वो जिंक सॉलिड पिघलेगा, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल निकलेगा सॉल्यूशन के अंदर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। यहाँ से जिंक पिघलना स्टार्ट किया सॉल्यूशन के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन क्या किया ये रॉड के ऊपर में छोड़ दिया। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया है, अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता हुआ आता है, इसको बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलेंगे साइड वाले को, इसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड से किधर मूव करता है, कैथोड की तरफ। तो बताओ इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन खत्म कौन करेगा, ये खत्म करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कैसे खत्म होता है देखो यहाँ पे, अब इसका इक्वेशन समझते हैं। बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या पड़ा हुआ, कॉपर का आयन। अब ये कॉपर का आयन क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर में जो आया है उधर से, इस इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन करता है, ये कॉपर का आयन सॉल्यूशन वाला। तो कॉपर का आयन देखता है कि इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, तो कॉपर का आयन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ये इक्वेशन है हमारे पास। ये जिंक को रॉड पिघला, Zn+2 गया सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन को रॉड के ऊपर में छोड़ दिया, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा इलेक्ट्रॉन गया होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होते हुए इस वायर के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा, और ये कॉपर+2 क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना लिया कॉपर सॉलिड, से रॉड जाकर चिपक जाएगा कॉपर सॉलिड, है ना। और ये हमारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को ये खत्म कर दे रहा है। तुम देखो यहाँ पे जिंक के ऊपर में कितना चार्ज था 0, तो 0 से कहाँ मूव किया हम +2 की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। बताओ यहाँ पे +2 था, +2 से कहाँ पहुंचे हम 0 की तरफ मूव किए, तो इसको क्या बोलते हैं अवकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण। अब तुम बताओ एक तुम ट्रिक याद कर लेना से, इस साइड वाला को बोलते हैं लॉन, LOAN। ये तुमको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से गारंटी आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए ट्रिक हमारे पास है। L का मतलब क्या होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां भाग। O का मतलब क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको हम। A का मतलब क्या है एनोड, और N का मतलब क्या है निगेटिव। तो ये बात तुम याद रखना। बोलेगा क्वेश्चन क्या, विद्युत रासायनिक सेल में जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसके ऊपर में कौन सा फेनोमेना होता है ऑक्सीकरण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं। उस पर कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। देखो इस पे इलेक्ट्रॉन तो जमा हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोला मैंने निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके खत्म हो गया,
तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, मतलब कैसा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रख सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। एक बात और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे सुनो। देखो ये एनोड और कैथोड जो हम बोलते हैं ना, एनोड और कैथोड बोलते हैं, हम उस रॉड को हम एनोड और कैथोड, देखो एनोड कैथोड का हम डेफिनेशन बताते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसका हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं। एनोड हम उसी रॉड को बोलेंगे जिस रॉड के ऊपर में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। ये है गारंटी एनोड होने का। एनोड हम किसी को नहीं बोल सकते जिसके ऊपर में ऑक्सीकरण और कैसा भी चार्ज चलेगा, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एनोड के ऊपर में। जैसे अगर तुम बात करो, अगर विद्युत अपघटनी सेल का, तो वहां उल्टा था, एनोड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज था, जब एनोड के ऊपर में कैसा चार्ज है, निगेटिव। तो एनोड को हम ना चार्ज देके जज नहीं करते, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। एनोड को जज कैसे करते हैं, जहां पे ऑक्सीकरण होगा गारंटी है, उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। जहां पे अवकरण होगा वहां पे क्या बोलेंगे, उसको कैथोड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, चार्ज देके मत याद रखना, गलत हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिस्टेक कर जाएगा। ऑक्सीकरण एनोड और अवकरण कैथोड, तो ये हमारा फेनोमेना है। तो इसी को बोलते हैं हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ये खत्म कर दिया, ये कहानी चल रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। अब देखो हम ना एक ओवरऑल रिएक्शन लिखने वाले इस पूरा का पूरा सेल के लिए, है ना। तो देखो ऑक्सीकरण अवकरण अगर चल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा तुम लोग क्लास 11 में पढ़ाए थे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों चल रहा हो। तो हम ना दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में दोनों को मिलाकर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलाकर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे सुनो। बताओ, इसके एलएचएस को इसके एलएचएस के साथ जोड़ दें, इसके आरएचएस को इसके आरएचएस के साथ जोड़ दे, कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगा हम लोगों के पास। बताओ तो क्या लिखेंगे हम, जिंक सॉलिड था प्लस कॉपर +2 था, प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उस साइड गए तो क्या मिला बताओ, Zn+2 मिला, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिला, प्लस क्या मिला, कॉपर सॉलिड मिला। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, यहाँ से हट जाएगा। तुम दूसरा तो बताओ इस सेल का रिएक्शन का नाम क्या, देखो तो सेल का रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रिएक्शन देखो तो, जिंक प्लस कॉपर +2, इस साइड क्या हो रहा है देखो तो, Zn+2 और क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड। ये हमारे पास रिएक्शन का इक्वेशन है। तो इक्वेशन में लिखने तुम लोगों को आना चाहिए, ये वाला इक्वेशन ऐसे करके। इसके एलएचएस को एक साइड जोड़ दिया, आरएचएस को एक साइड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कट गया। तो बाकी तुमको यही दिखेगा ना, जिंक सॉलिड है, कॉपर +2 एक्वस में गया, Zn+2 एक्वस में गया, और कॉपर ये सॉलिड है। इसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। आर का मतलब रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जहां पे दोनों कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन। एक टर्म होता है सेल प्रस्तुतिकरण, काफी में सब लिखा होगा, इसको बोलते हैं सेल का अभिक्रिया। एक होता है सेल को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे प्रस्तुत करते, सुनो सेल को। तो तुम देखो सेल को अगर रिप्रेजेंट करना हो, देखो Zn से कहा गया है, Zn+2 में गया, तो इसको ऐसे लिखना है, Zn से कहा गया है ये, Zn+2 में। अब बीच में क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु ऐसा वाला। अब फिर उस साइड क्या हो रहा है देखो तो, उस साइड क्या, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन खत्म करके क्या बना दे रहा है, कॉपर। तो इधर क्या बना देंगे, कॉपर +2, बीच में क्या करेंगे, डैश देंगे यहाँ पे, और क्या बन जाएगा ये कॉपर सॉलिड। इसको बोलते हैं क्या हम, सेल प्रस्तुतिकरण। इसको बोलते हैं एनोड। देखो इन शॉर्ट में, अब डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिख दे। देखो इसको बोलते हैं एनोड, इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। मतलब ऐसे याद रखो ना, लोन LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट में। इसको बोलते हैं सेल प्रस्तुतिकरण, इसको क्या बोलते हैं, सेल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत। अब हम इसमें एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लवण सेतु। ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज पढ़ाए थे ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण सेतु। अब ये क्यों आया, कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये हमको पता है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है, करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा। तो कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, बल्ब तो ग्लो कर रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ वोल्टेज पोटेंशियल बन रहा होगा उसका। लेकिन हम यहाँ पे हम लवण सेतु का यूज क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि इसको लाना पड़ा है ना लवण सेतु को। चलो समझते क्या इसमें। पता है ये जो है ना, ये वर्क में कुछ देर तक चलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें एक रीजन, एक लिमिटेशन है, इसमें कुछ ना कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। इसको संभालने के लिए क्या लाना पड़ेगा,
लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, समझते क्या है? सुनो, तुम बताओ तो ये रॉड पिघल पिघल के सॉल्यूशन में आ रहा है ना। अब पहले से सॉल्यूशन में क्या था? Zn+2 था, और क्या था सॉल्यूशन में? SO4 माइनस पहले से था, जिंक सल्फेट रख देने से एक्वस मीडियम, ये दोनों पहले से था। लेकिन कुछ देर के बाद ये रॉड खुद से पिघलना स्टार्ट किया, किस फॉर्म में? Zn+2 के फॉर्म में। अब तुम बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या डोमिनेट कर जाएगा, प्लस वाला चार्ज कि माइनस वाला चार्ज? सोच के बताना, प्लस वाला डोमिनेट कर जाएगा कि माइनस वाला? बताओ। अरे जिंक सल्फेट ये ब्रेक क्या थी? एक ये है और एक ये पहले से था। अब ये जिंक का रॉड ही पिघल रहा है किस फॉर्म में? Zn+2 के फॉर्म में। तो बताओ सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या बन रहा हो, प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। अरे माइनस वाला तो फिक्स एगो है, ये एगो प्लस वाला था पहले से, लेकिन ये पिघलना स्टार्ट किया तो प्लस वाला बढ़ता जाएगा ना। Zn+2 इसमें पिघल पिघल के आ रहा सॉल्यूशन में। तो तुम चेक करो एक टाइम के बाद, मतलब कुछ सेकेंड या कुछ टाइम के बाद ना, यहाँ पे ना प्लस वाला का सांद्रता क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्लस वाला का सांद्रता। तुम चेक करो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ना Zn+2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। देखो माइनस वाला एक था पहले, प्लस वाला भी था, बैलेंस, लेकिन ये पिघलना जब स्टार्ट किया तो अंदर में क्या आने लगा? Zn+2। अब Zn+2 मतलब ये आने से बताओ सॉल्यूशन के अंदर में क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ना स्टार्ट कर गया पॉजिटिव चार्ज का। अब देखो यही लिमिटेशन है यहाँ पे। पता है, मान लो सॉल्यूशन पूरा का पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मान लो क्या बढ़ गया सॉल्यूशन के अंदर में? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या बताओ, अगर ये पॉजिटिव इधर हो गया सॉल्यूशन में, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को जाने देगा आपकी बार? नहीं। ये प्लस वाला क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन तुम मेरे पास रखो, किसके ऊपर में कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, और सॉल्यूशन में कैसा हो गया? पूरा का पूरा पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ टाइम के बाद पता है ये इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो क्या बल्ब जलेगा? ये नहीं जलेगा। तो कुछ टाइम के बाद यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हमको किस चीज का यूज करना पड़ेगा? लवण सेतु का। याद रखना लवण सेतु का क्या काम होता है? तो लवण सेतु जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये क्या करता है? न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, उदासीनता को। मतलब चार्ज अगर बढ़ रहा है तो चार्ज क्या करेगा? ये खत्म कर देगा। इस साइड में तुम चेक करो, इस साइड में कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा है, बताते हैं। बताओ तो इस सॉल्यूशन में देखो कॉपर का आयन मैंने रखा था, मैंने रखा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें क्या था? कॉपर+2 और SO4 तुम देखो टाइम टू टाइम ना ये कॉपर का आयन ना यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये कॉपर+2 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और चिपक के कहाँ चला जा रहा है? रॉड के ऊपर में। तो बताओ इस सॉल्यूशन में क्या डोमिनेट कर रहा है, प्लस वाला कि माइनस वाला? सोच बताना। ये प्लस वाला उल्टा खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगर खत्म हो रहा है तो बोल सकते हैं ये वाला इंक्रीज कर रहा होगा, माइनस वाला डोमिनेट कर गया इसमें। देखो इसमें प्लस वाला डोमिनेट कर गया, इसमें क्या डोमिनेट कर गया? माइनस वाला। अब बताओ माइनस वाला इसमें डोमिनेट कर गया तो क्या माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को आने देगा अपनी तरफ? माइनस माइनस में रिपल्सन। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन आया है तो आने नहीं देगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है। तो इसी चार्ज को प्लस को खत्म करना है, इधर किसको खत्म करना है? माइनस को। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे? बीच से ना एक लवण सेतु का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम? लवण सेतु का। ये लवण सेतु देखो यहाँ बना देते हैं, किताब में देखो तुम निकाल के ऐसा बना हुआ होगा इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा लवण सेतु। ये काम क्या करते हैं? इसमें लेते हैं हम लोग KCl का इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। वैसे कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन किताब में क्या दिया हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड, है ना, और इसको एक्वस मीडियम डाल देते हैं। तो बताओ अगर KCl को एक्वस मीडियम डालेंगे तो क्या देगा? K+ और Cl-। तो बताओ K+ किधर जाना चाहेगा और Cl- किधर जाना चाहेगा? हाँ, इधर प्लस है तो खत्म करने के लिए क्या देना पड़ेगा? माइनस वाला। तो माइनस गया इधर, अब माइनस क्या करेगा? प्लस वाला खत्म कर देगा। और जैसे ही खत्म होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इधर कौन मूव करेगा? इधर प्लस वाला मूव करेगा। तो यही है हमारा लवण सेतु, इसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अगर ये लगा देंगे तब काम करना स्टार्ट होगा, आराम से चलेगा। क्या ये देखो K+ इधर दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, ये चलता है कुछ दिनों तक चलेगा ये, फिर लास्ट में खत्म हो जाता है ये भी। तो K+ Cl- काम कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लवण सेतु। तो सुनो लवण सेतु होता क्या था? लवण सेतु जो है ना, ये यू आकृति का एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब है। कैसा? ये यू आकृति का ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, जो क्या करता है? एनोड और कैथोड साइड ना चार्ज को मेंटेन करके रखता है। इसका काम इतना लिख देगा तो काम चल जाएगा। सुनो क्या है लवण सेतु? क्या है लवण सेतु? यू आकार का ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है ना,
जो एनोड और कैथोड साइड क्या करता है, चार्ज को मेंटेन करके रखता है। खत्म, यही है 11 से। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया हमारा। किसी को दिक्कत है तो पूछो जल्दी, तेरा हम पूछेंगे अब। बताओ। बीस साल नहीं होगा। चलो किसी को दिक्कत इसमें है? हाँ, छोड़ देंगे हम, दिमाग खराब करेगा तो। लेट से यार तुम, अब दांत से यार रहा तुम। यही टाइम आने के बाद। हाँ, सब कृष्णा कृष्णा किया हुआ, यही पागल आदमी। जब उस टाइम चेंज हुआ या ये हुआ तो उसको कैसे कर सकते कम से कम ना? अपने आप तो सवेरे अपलोड करने लगता है। चलो सुनो, चलो देखो तो यहाँ पे, चलो एक बार रिपीट कर देते सुनो। ये जो विद्युत रासायनिक जो सेल यहाँ पे है, सुनो, अगर 5 नंबर में पूछता तो कैसे लिखेंगे? सुनो, पहला पहला काम क्या करना तुमने, इसका डेफिनेशन लिखना। ऐसा केमिकल या ऐसा तुम सेल के बारे में बात कर रहे हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा। देखो नाम में सब रखा हुआ है, ऐसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर में, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ठीक, इसमें करते हैं क्या? 5 नंबर पूछे आप सब लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 कंटेनर का यूज करते हैं, एक एनोड बोलते हैं तो कैथोड बोलते हैं। इसमें जिंक का रॉड को रखे हैं, इसमें कॉपर का रॉड रखते हैं विथ इट्स सॉल्यूशन, उसके अपने सॉल्यूशन के साथ। जिंक है तो जिंक सल्फेट, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जिंक पिघलता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए किधर जाता है? कॉपर की तरफ। कॉपर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। यही है विद्युत रासायनिक सेल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में एक टर्म याद रखना, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव। उसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ तो? ये लेफ्ट है तो ये क्या हो जाएगा? राइट। वो ऑक्सीडेशन है तो ये अवकरण, ये हो जाएगा। एनोड है तो ये कैथोड, वो निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये भी याद रख सकते हैं। सुनो एक काम और, विद्युत रासायनिक सेल का ना बहुत सारा नाम है, नाम थोड़ा समझ लो एक बार। एक का नाम इसका वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टाइक सेल, विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टाइक सेल। एक और नाम क्या है इसका? गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टाइक सेल बोलो या क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। तीनों नाम पूछ सकता है। वोल्टाइक सेल क्या है? वही है विद्युत रासायनिक सेल। गैल्वेनिक सेल भी वही है। एक और नाम आता है जिसका नाम है डेनियल सेल, लेकिन डेनियल थोड़ा अलग है। सुनो बताते हैं डेनियल सेल का क्या मतलब बताते हैं। देखो डेनियल सेल हम उसी विद्युत रासायनिक सेल को बोलते हैं जहां पे केवल हम जिंक का रॉड और कौन सा रॉड का यूज करते हैं? कॉपर का। अरे सेल बनाने के लिए हम कोई भी यूज कर सकते हैं ना, मेटल एक्टिविटी से ऊपर से कोई उठा लिया, नीचे से कुछ भी, तो वैसा अगर यूज करते हैं तो उसका नाम क्या है? रासायनिक सेल, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल। लेकिन जब केवल जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड यूज करते हैं तो उसको कैसे क्या बोलते हैं? हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। हाँ, ये डेनियल सेल का उदाहरण है। बाकी सब है ये, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? ये डेनियल सेल है। ठीक है, नाम जिंक का रॉड और इधर कॉपर का रॉड। चलो आगे मूव करते हैं।
चलो देखो इधर सुनो। चलो सुनो तो, अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ईएमएफ का मतलब पता है, ये जो सेल जो है ना वो कितना कितना वोल्टेज क्रिएट कर रहा है ना। ये जो डिवाइस का हमने जिंक कॉपर का डिवाइस का यूज किया है, ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। देखो जितना अच्छा वोल्टेज मिलेगा उतना अच्छा करंट मूव करेगा। बता तुम लोग पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये पढ़ा V बराबर IR। जितना अच्छा क्या मिलेगा वोल्टेज, उतना अच्छा क्या मूव करेगा, उसमें करंट मूव करेगा, है ना। ओम्स का लॉ पढ़ा होगा, V बराबर क्या था यार। तो सुनो, इसमें अगर देखो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, उतना अच्छा क्या बनेगा इसके अंदर में वोल्टेज बनेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग वोल्टेज, जैसे बोलते हैं 5 वोल्ट का बल्ब है ना, बैटरी 5 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। ठीक है, जैसे हम इन्वर्टर बैटरी का यूज करते हैं ना, तो कितना वोल्ट प्रोड्यूस करता है? 12 वोल्ट, मैक्सिमम 12 वोल्ट का। जितना सारा इन्वर्टर नेट स्टोरेज बैटरी होता है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? 12 वोल्ट। अब ये वोल्टेज कैसे हम निकालते हैं, कैसे मेजरमेंट करेंगे, सुनो बता दो। सुनो, ये डिपेंड पता है किस पे करता है, कैसे हम वोल्टेज प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सुनो, यहाँ पे हमको पता है जिंक का रॉड क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो बताओ जिंक जो है सॉलिड वाला जो था वो एक्वस मीडियम में पिघल के आ रहा है ना, Zn+2 के फॉर्म में एक्वस में आया, और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन चला है ना, इस रिएक्शन देखो स्पॉन्टेनियसली हो रहा, हम करवाने रहे, अपने आप इस दोनों को मिलाया, ये रिएक्शन अपने आप हो गया अंदर। और पता है इस रिएक्शन के फलस्वरूप ना यहाँ पे कुछ ऊर्जा भी निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आया था, इस इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन करता है बताओ? कॉपर +2 का आयन क्या करता है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया? कॉपर सॉलिड। तो देखो यहाँ पर भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रहा है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या रिलीज हुआ होगा? ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना सारा ऊर्जा निकल रहा है, इस ऊर्जा को ना ये ना पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। इसको यहाँ पे बोलते, 2 नाम देते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं, पढ़ाई तो नहीं है, ऑक्सीकरण विभव। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? अवकरण विभव। इसी दोनों के वैल्यू को जब जोड़ते हैं ना, तो हम लोग ना पूरा का पूरा वोल्टेज मिल जाता है, कितना वोल्टेज का ये बल्ब चल रहा है, कितना वोल्टेज क्रिएट कर रहा है ये वाला। जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा ना यहाँ से, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा ऊर्जा लेकर के, है ना। और जितना ऊर्जा इधर निकलेगा, उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तेजी से इधर खत्म होगा। तो ये डिपेंड, ये दोनों टर्म डिपेंड कर रहा है इसके पोटेंशियल पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सुनो, कैसे बोल देंगे इसको। जब ये कहानी लेफ्ट साइड में चलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण विभव। जब ये कहानी राइट साइड चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवकरण विभव। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो ये ऊर्जा जो यहाँ पे निकल रहा है ना, ये ऊर्जा लेकर कौन भागता है यहाँ से बताओ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा भरता है, और भरते भरते कहाँ जाता है? यहाँ पे खत्म करता है, फिर वापस ये इधर आ जाता है। ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाता है? ऊर्जा। जितना ज्यादा ऊर्जा यहाँ निकलेगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, उतना अच्छा वोल्टेज बनेगा वहां पे। यही है हमारा, इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। तो डेफिनेशन के साथ कैसे समझाएंगे, एग्जाम में लिखना कैसे है ये समझना। सुनो, यहाँ पे तुम देखो, ये रॉड जो है ना, रॉड पिघल के सॉल्यूशन में Zn+2, और ऊपर क्या चला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तुम देखो यहाँ पे आवेश का सेपरेशन हो रहा है ना, आवेश का सेपरेशन। तो तुम डेफिनेशन क्या लिखना? ऑक्सीकरण विभव कोई पूछेगा तो क्या बोलना? वैसे देखो जनरल तरीका से मैंने समझा सकते, जितना ऊर्जा निकलेगा उतना ही ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन भागेगा, उतना अच्छा वोल्टेज बनेगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। एग्जाम में कैसे लिखेंगे सुनो, रॉड मतलब ये जो छड़ जो रॉड है, रॉड और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस दोनों के बीच में ना जो आवेश का जो सेपरेशन होता है, आवेश का क्या होता है? सेपरेशन। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा ना, उतना अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा? वोल्टेज बनेगा। अगर ये कहानी अगर लेफ्ट साइड चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं। और समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनो एक बार और, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आवेश का क्या हो रहा है? सेपरेशन। और जितना तेजी से आवेश का सेपरेशन होगा, मतलब ये रिएक्शन जितना तेजी से होगा, मतलब जितना ऊर्जा निकलेगा, ये सब है कहानी। जितना देखो चार्ज का सेपरेशन जितना तेजी से होगा, है ना, या चार्ज का जो सेपरेशन के फलस्वरूप यहाँ पे
जो वोल्टेज जनरेट होता है, अगर ये कहानी लेफ्ट साइड में है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कौन खत्म किया, यहाँ पर कॉपर +2, तो इसके भी रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का जो सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन मतलब चार्ज अलग अलग हो गया, Zn+2 नीचे और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर। तो चार्ज के सेपरेशन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलता है, उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना। और ये कहानी अगर लेफ्ट साइड में है तो ऑक्सीकरण विभव, अगर राइट साइड में तो क्या बोलेंगे, अवकरण विभव। मान लो यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ना वोल्टेज जनरेट हुआ, मान लो 2 वोल्ट का, चार्ज का जो सेपरेशन के फलस्वरूप कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। वोल्टेज मेजर करने के लिए ना पोटेंशियोमीटर का यूज पड़ता है, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बारे में हमको पढ़ना नहीं, वो हमको फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो मान लो यहाँ पे कितना एनर्जी से वोल्टेज बना, 2 वोल्ट का हमको एनर्जी का वोल्टेज बना। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कितना वोल्ट का बना, 3 वोल्ट का। बताओ, मैंने बोला कि टोटल तुम बताओ इस सेल का वोल्टेज कितना है, तो 2 वोल्ट और 3 वोल्ट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो कि जोड़ के लाएंगे, वो क्या मिलेगा, हमारा फाइनल का फाइनल वोल्टेज मिल जाएगा इस पूरा का पूरा सेल का। ये डिपेंड करता है ऊर्जा पे, जितना ऊर्जा यहाँ पे निकलेगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, ये समझ लो। जितना ऊर्जा यहाँ निकलेगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना अच्छा करंट मूव करेगा, और जितना अच्छा करंट मूव करेगा उतना अच्छा क्या बनेगा, इसका वोल्टेज बनता है। तो ये दोनों को क्या करो, आपस में जोड़ दो। तो एग्जाम में कभी बोलेगा, बताओ विद्युत वाहक बल क्या है, या ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल का वोल्टेज, या क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ईएमएफ का मतलब होता है ओवरऑल पूरा में पूरा सेल का पोटेंशियल। कैसे निकालते बताओ, तो बोलेंगे ऐसे करके, ई ऑक्सीकरण, और क्या लिखेंगे हम, ई अवकरण। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट में कितना पोटेंशियल है और रिडक्शन पार्ट में कितना पोटेंशियल है। तो बताओ इधर कितना निकला है, मान लो 2 वोल्ट का आया है, इधर कितना रखेंगे, 2 वोल्ट प्लस इधर कितना रखेंगे, 3 वोल्ट। तो बताओ टोटल जोड़ी कितना आ रहा है, 5 वोल्ट के बराबर। यही क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। 5 वोल्ट पे बढ़ा सकते हैं। इसको इंक्रीज अगर करना चाहते हो तो ये कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो तेजी से आउट भागेगा, ये है ना। रॉड को चेंज करोगे तो आज अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। देखो जितना मेटल एक्टिविटीज में जितना ऊपर रहेगा ना उतना अच्छा ही, जितना ऊपर वाला रखेगा उतना अच्छा पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा। अरे कुल मिला के इलेक्ट्रॉन तेजी से भगाना है हमको, इलेक्ट्रॉन देने वाला और लेने वाला जितना अच्छा होगा उतना अच्छा पोटेंशियल बनेगा, है ना। ये तो पढ़ा है ना हम लोग, V बराबर क्या होता है, IR। जितना अच्छा से करंट मूव करेगा समझेंगे उतना अच्छा क्या उसमें वोल्टेज बन रहा है ना, ये है V बराबर आ जाए। पता है ये ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रहा है, ऊर्जा पे। जितना ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन को भगाएगा यहाँ से, है ना, उतना अच्छा क्या बनेगा, पोटेंशियल बनता है। यही है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। पता, बात क्लियर है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्लियर है बात। एक बार और समझ लो, सुनो। इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन है और इधर जो आयन है, तो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का जो सेपरेशन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनता है, वोल्टेज बनता है। और ये जो वोल्टेज अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो नाम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण विभव। इसको बोल देंगे अवकरण विभव। और दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरा पूरा सेल का क्या मिल जाता है, ईएमएफ निकल जाता है। ये हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ऐसे करके एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और समझना है, सुनो। किताब में पता है इस डेफिनेशन को थोड़ा उल्टा कर दिया था, निगेटिव साइन करके, तो इसको भी समझते हैं हम। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन किताब में एक और इसका फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को हम समझा देते हैं। बताओ यहाँ पे ऑक्सीकरण है, ये क्या इधर अवकरण है। ऑक्सीकरण वाला पार्ट क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एनोड की कैथोड, एनोड इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक। आईयूपीएससी क्या बोला है, आईयूपीएससी का मतलब पता तुम लोगों को, हाँ ये क्या बोला है, जितना सारा टर्म लिखेंगे ना हम अवकरण के आधार पर लिखेंगे। किसके आधार पर लिखेंगे हम, अवकरण के आधार पर। तो देखो ये पहले से किस फॉर्म में है, अवकरण के फॉर्म में, लेकिन ये कौन से फॉर्म में था, ऑक्सीकरण के फॉर्म में। अगर ऑक्सीकरण अवकरण को कन्वर्ट करना हो आपस में तो बस तुम क्या लगा देना, निगेटिव साइन लगा देना। क्या लगा देना, निगेटिव साइन। तुम देखो अगर हम ई एनोड वाला को हम ऑक्सीकरण से अवकरण में ले जाना चाहते हैं, वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तुम यहाँ पे कौन सा साइन लगा दो, माइनस ई एनोड। अब बताओ इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, अवकरण, क्योंकि साइन को क्या कर दिया मैंने, निगेटिव। तो ये हो गया। अब बताओ ये पहले से ही किस में था, पहले से ही किस में था, ये अवकरण वाले फॉर्म में था, जो कि जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कैथोड। क्या नाम है इसका, कैथोड। अब बताओ इसको तो सही तरीका से अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ अवकरण
कौन वाला ये कैथोड। बताओ इसको अंदर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस क्या लिखा जाएगा, ई एनोड अवकरण। तो देखो दोनों अवकरण टर्म में आ गया ना, तो जब दोनों अवकरण टर्म में है तो क्या साइन रखेंगे बीच में, निगेटिव वाला। अगर एक ऑक्सीकरण एक अवकरण टर्म में तो कौन साइन रखेंगे, पॉजिटिव वाला। पता है दोनों तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका से आंसर आएगा। लेकिन पता है सबसे सिंपल ये है, लेकिन ये किताब नहीं मानता है इसको। वैसे हम एग्जाम में लिख सकते हैं आंसर आएगा, सब कुछ सही रहेगा इससे। सबसे आसान भी है। आसान कैसे है, तो इधर वाला पोटेंशियल को इधर वाला पोटेंशियल को जोड़ दो, ओवरऑल क्या निकल जाएगा, इधर वाला एनर्जी को इधर वाला एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन आईयूपीएससी क्या बोला है, इसको किस फॉर्म में रखना है तुमको, अवकरण के फॉर्म में। तो साइन को क्या किया है मैंने, उल्टा कर दिया और इसको पीछे करके इसको आगे लगाया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो दोनों तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो एक हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं, देखो तो क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो बताओ तो इस सेल का पोटेंशियल बताओ तो कितना है, इस सेल का वोल्टेज कितना है, बताओ, कोई बता सकता है। हाँ क्या करें, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इधर का ऊर्जा कितना है, इधर का ऊर्जा 0.7, मतलब इसके ऊर्जा के कारण इतना वोल्टेज बना यहाँ पे, इसके ऊर्जा के कारण कितना वोल्टेज बना 0.34। चलो लिख लेते हैं। ईएमएफ बराबर क्या होता है बताओ, ई एनोड कौन सा वाला लेंगे हम, ऑक्सीकरण वाला, ऑक्सीकरण बोलो इसको, इस साइड वाला पार्ट को लिए, प्लस ईएमएफ कैथोड कौन सी टर्म हो रहा है यहाँ पर, अवकरण हो रहा है। तो तुम ये सिंपली तुम रख के सॉल्व कर सकते हो। ऐसा करके ऑब्जेक्टिव 50 बार पूछा होगा बिहार बोर्ड में। कितना वैल्यू है 0.76 वोल्ट है, प्लस उधर कितना है 0.34 है, दोनों को दोनों कितना आ गया 1.10 वोल्ट। ये तरीका है, ऑप्शन में तुमको ये मिलेगा, सही कर लेना। लेकिन आईयूपीएससी क्या बोलता है, इसको तुम किस फॉर्म में रख लो, अवकरण के फॉर्म में। अब ये सही है, देखो आंसर हम दूसरा तरीका से लाके देखते हैं एक बार। ईएमएफ बराबर, बताओ ऑक्सीकरण की जगह पे आईयूपीएससी क्या बोल रहा है, क्या रखें, अवकरण रखें। जब अवकरण रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ ऑक्सीकरण वाला वैल्यू कितना था 0.76 था, तो बताओ इसकी जगह पे क्या रख लीजिए वाला। चलो इसको ये कर लेते हैं माइनस, चलो पहले ये लिख लेते हैं, ई अवकरण, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ई क्या हो जाएगा अवकरण, ये भी ऐसा लिख सकते हैं ना, ई अवकरण, ई अवकरण, इधर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, तो -15 भेज दें यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा ई अवकरण। ये कौन सा पार्ट है, कैथोड वाला है, और ये कौन सा पार्ट है इधर वाला, ये एनोड वाला है। चलो वैल्यू को रख दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। ये कितना 0.34, बीच में कैसा साइन लगाएंगे हम, माइनस। हाँ अब तुम देखो ये वाला जो पोटेंशियल था, ये था पहले कौन वाला, ऑक्सीकरण वाला था, हमको कौन सा रखना है, अवकरण वाला। साइन उल्टा करके रख दे, साइन उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट। का आंसर हो जाएगा। दो तरीका से एक ही बात है, लेकिन आईयूपीएस ऐसे बोल दिया था, हम चल लेंगे, ठीक है। वैसे एग्जाम में हमको ऐसे सॉल्व करना है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, चलो हम आगे मूव करते। आप सुनो तो इधर, ये जो सेल का ईएमएफ है, या जो हम हाफ सेल का बात करते हैं, ऑक्सीकरण विभव का बात करो या हम अवकरण विभव का बात करते हैं, क्या दोनों को मिलाकर हम ऐसे निकले इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को मिलाकर क्या लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव। विभव का मतलब होता है वोल्टेज, दिमाग में सेट कर लो इसको। विभव का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। मतलब ऑक्सीकरण पार्ट का जो वोल्टेज होगा और अवकरण पार्ट के वोल्टेज दोनों को जोड़ देते तो क्या निकल जाता है, सेल का क्या निकलता है, ईएमएफ निकलता है। अभी जस्ट बताया था। ये दोनों डिपेंड करेगा कितना ऊर्जा निकल रहा है, उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग सब चेंज होगा अपना, ठीक है। वैल्यू तो दिया रहता है, इसके लिए टेंशन मत लेना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ये पता है इलेक्ट्रोड विभव जो है ना, वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। कितना फैक्टर पे डिपेंड करेगा, 3 फैक्टर पे।
अगर हम मान लो कि वोल्टेज को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो पता है ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, ज्यादा तेजी से देना चाहता है, कम तेजी से देना चाहता है। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल का इलेक्ट्रोड है, इस पर डिपेंड करेगा ना। मेटल का इलेक्ट्रोड कौन से मेटल है, इसका नाम बताओ, जिंक है कि सिल्वर है कि गोल्ड है कि प्लेटिनम है, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मेटल का इलेक्ट्रोड। अरे जस्ट अभी तो बताया था, यहाँ पे कौन सा रॉड लिया था मैंने, जिंक का। अब मान लो कुछ ऐसा एलिमेंट लाया और तगड़ा जो कि तेजी से और इलेक्ट्रॉन देगा, ये तुरंत ज्यादा से ज्यादा पिघलना चाहेगा, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन बनाएगा अपने ऊपर में, ये है ना। तो बताओ किस पर डिपेंड कर रहा है, मेटल किस मेटल का ये बना हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कौन चीज, इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर भी, अंदर में कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कंसंट्रेशन कम है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया है कम वाला है, ज्यादा रखा है कि कम रखा है। जैसे तुम देखता होगा कि इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, कभी कभी पानी खत्म हो जाता है तो बहुत बंद होना खत्म हो जाता है ना, बंद हो जाता है। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अब कंसंट्रेशन पता चला पानी नहीं है, पानी नहीं तो पिघलेगा क्या, यहाँ नहीं पिघलेगा, बंद हो जाएगा सब कुछ यहाँ पे। यानी ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ज्यादा है या कंसंट्रेशन कम है। यानी इलेक्ट्रॉन विभव किस पर डिपेंड कर रहा है, सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा एक फैक्टर और, इसका नाम क्या है, तापमान पर भी निर्भर करता है, याद रखना। तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोलेगा, बताओ इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, क्या पूछेगा तुमको, इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का ये है, ऑक्सीकरण और अपकरण, दो प्रकार का है। साथ में कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, तीन कारक पे। एक डिपेंड करता है किस मेटल का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर है कि गोल्ड है कि प्लेटिनम है, किस टाइप का लिया है हमने। दूसरा सांद्रता पर डिपेंड करेगा, और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब एक चीज में और हम करना चाहते हैं, तुम लोग किताब में देखो कभी कभी ये लिखे होंगे ना, नोट वाला टर्म लिखे होंगे उसमें, हम नोट वाला वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है सुनो। जब हम सांद्रता को फिक्स करके 1 मोलर कर देते हैं, मतलब 1 मोलरता, कितना मोलरता वाला, 1 मोलरता, और तापमान कितना फिक्स कर देते हैं, 298 केल्विन। आए बात समझेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन विभव हम किसी टेम्परेचर पे किसी सांद्रता पे निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम सांद्रता को कितना फिक्स कर दे, 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना फिक्स कर दे, 298 केल्विन, तो वहां पे क्या लगा देते हैं हम, नोट लगा देते हैं। नोट का मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, मानक स्थिति हो गया। बात समझना, जब कभी भी नोट लिखा रहेगा इसके लिए कंफ्यूज मत होना, बस दिमाग में ये सेट रखना है कि सांद्रता और तापमान क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, इसका मतलब बस इतना, कुछ नहीं है। बाकी सबका वैल्यू तुमको दिया रहेगा, धर दो यहाँ पे, सॉल्व करके आंसर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सांद्रता 1 मोलर और तापमान कितना कर देंगे, 298, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड हो गया है, वो फिक्स हो गया वैल्यू वगैरह, है ना। तो ये वैल्यू आप ऊपर में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। बता यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक बार थोड़ा ट्राई कर लेते हैं हम, चलो तू खड़ा होता, हाँ खड़ा हो जाओ। बताओ तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इतना पढ़ा देंगे क्या फायदा हुआ है। हाँ सेल जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल करते हैं। ठीक है, सॉल्ट लवण सेल का क्या यूज है, लवण सेल तो जो होता है नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रखता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत उदासीन रखता है। ठीक है, बताओ इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रॉन के बीच अभ्यास का सेपरेशन होता है, तो उसके बीच जो क्या बोले, इलेक्ट्रोड और आयन से, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज के सेपरेशन के फलस्वरूप जो वोल्टेज जनरेट होता है, देखो चार्ज के सेपरेशन के फलस्वरूप जो वोल्टेज जनरेट होगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अगर समझ लो तो सुनेंगे अगले क्लास में हम कैसे, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोड विभव किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज के सेपरेशन के फलस्वरूप, चार्ज के सेपरेशन के फलस्वरूप जो पोटेंशियल या जो वोल्टेज जनरेट होता है ना, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अगर वही कहानी अगर राइट साइड में हो रहा है तो क्या बोलते हैं, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। और दोनों विभव को जब जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा सेल में क्या निकल जाता है, ईएमएफ निकल जाता है। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को अवकरण इलेक्ट्रोड विभव दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, सेल का
ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और अगर हम आईयूपीएसी के अनुसार देखा जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अवकरण में। तो कौन सा वैल्यू आएगा, ई अवकरण कैथोड वाला माइनस ई अवकरण एनोड वाला, दोनों को घटा दो तो आपस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों इतना तक मैंने पढ़ाया। बताओ ये आप किस पे डिपेंड करता है, 3 टर्म पे, मेटल का इलेक्ट्रोड पे, सांद्रता पे और तापमान पे। चलो आगे मूव करते हैं अब हम। लगभग तो पढ़ाई दिए थे, कुछ पढ़ना था। हाँ चलो सुनो, एक चीज और सुनो, टाइम कितना हो गया। हाँ नॉट से बता दो सुनो। चलो सुनो तो देखो नॉट समीकरण क्या था, देखो ग्राफ में लिखा हुआ है ऐसा करें कुछ, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटा में एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट। देखो तो ये इक्वेशन लिखा हुआ कॉपी में, ये वाला इक्वेशन होगा। देखो इसका सिंपल सा काम है, देखो नॉट समीकरण में काम क्या होगा सुनो। अभी जस्ट हमने क्या देखा था बताओ, इलेक्ट्रॉन विभव दो टाइप का था ना, एक था कौन बताओ, ई ऑक्सीकरण वाला, और एक क्या था, ई अवकरण। अभी जस्ट देखा था दो टाइप का था, ये वाला। अब बताओ ये जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखते हैं, जब कंसंट्रेशन को 1 मोलर टेम्परेचर और 298 फिक्स कर देते हैं, तो ई ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं हम लोग, ई नॉट ऑक्सीकरण बोलते हैं ना, नॉट लगा देते हैं ऊपर में, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ई नॉट अवकरण। बात को समझना है यहाँ पे, देखो नॉट समीकरण का यूज क्यों करना पड़ा, ये क्या काम करेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसे क्वेश्चन हम सुनो। देखो ई ऑक्सीकरण का मतलब है हम किसी भी सांद्रता पे निकाल रहे हैं, किसी भी सांद्रता, किसी भी तापमान 298 350 कुछ भी केल्विन में निकाल रहे हैं, तो ई ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, ई अवकरण। और जब हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं 298 केल्विन, अब कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई नॉट। बात यहाँ पे ये है कि मान लो तुमको एग्जाम में ये दिया हुआ है, ठीक है, अब बोले बताओ तुम इस सांद्रता में तुम बताओ कितना वोल्टेज बनेगा उसका, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दे देगा, बोलेगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम निकालो, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका वैल्यू दे देगा। मैंने बोला 0.76 बन रहा है यहाँ पे, तो बताओ नॉन स्टैंडर्ड में उसका कंसंट्रेशन 4 मोलर हमने कर दिया, तो बताओ इसका पोटेंशियल, इसका ईएमएफ कितना होगा, ई अवकरण का वैल्यू कितना होगा। तो स्टैंडर्ड को नॉन स्टैंडर्ड में कैसे जाते हैं, इसी रिलेशन को किसने बताया था, नॉर्स नाम के साइंटिस्ट, यही काम है इसका। नॉर्स समीकरण का बस इतना इस्तेमाल है कि हम मानक स्थिति वाला इलेक्ट्रोड विभव को, है ना, अमानक स्थिति में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अमानक वाला को 10 घंटा में कर देता हूँ इसमें से, तू दोनों खड़ा होता है, खड़ा जाओ। देखो ये देखो ई नॉट का मतलब क्या है, मानक स्थिति, ये क्या है अमानक स्थिति। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनो, मान लो कि कंसंट्रेशन जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना, Zn प्लस कॉपर प्लस 2, कैसे लिखते हैं इसका इक्वेशन, Zn प्लस 2 कॉपर। तो देखो सबका इक्वेशन सांद्रता तुमको दिया हुआ रहेगा, सबका सांद्रता दिया हुआ रहेगा। बताओ प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे, ऊपर में, रिएक्टेंट को कहाँ रखेंगे, नीचे में। अलग अलग कंसंट्रेशन पे वैल्यू चेंज करेगा, बताया अभी हम डिपेंड कर रहा है ना। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। एक्चुअल में बिहार में आता नहीं है, बस क्या तुमको पूछा नॉट समीकरण क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नॉट समीकरण वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन विभव को मानक को क्या किस में कन्वर्ट करता है, अमानक स्थिति में, या अमानक को मानक में स्थिति में कन्वर्ट कर देता है। यही क्या है हमारा नॉट समीकरण। वैल्यू यहाँ पर रख देना 0.059। एन का मतलब क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, जीरो से कहाँ गया ये +2 में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 2 का 2 दे रहा, तो 2 ये ले रहा, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एन का वैल्यू कितना रख देंगे 2। अब प्रोडक्ट का सांद्रता जो दिया रहेगा यहाँ, और रिएक्टेंट का यहाँ रख देंगे, और सॉल्व करके क्या ले आएंगे हम, अमानक स्थिति में इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ पे, चलो आगे बढ़ जाए। चलो ये इतना सारा कहानी हो गया। अब एक लास्ट में एक टर्म पर आता हमारा जो कि इंपोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी। कौन सा, नहीं वो तो बहुत लास्ट में, तो सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, कल हम विद्युत अपघटन से स्टार्ट करेंगे उसमें।
एक बात बताओ, मेटल एक्टिविटी सीरीज में मेरे पास ना सबसे ऊपर मान लो लिथियम है, ठीक है, लिथियम सबसे ऊपर में है लिथियम। सबसे उसके नीचे आओ तो थोड़ा मान लो मिलेगा वहां पे सोडियम, फिर उसके नीचे आओ मान लो हमको मिल रहा है क्या यहाँ पे जिंक, उसके नीचे आओ तो हमको क्या मिल रहा है मान लो हाइड्रोजन, उसके नीचे हमको आओ कॉपर मिल रहा है, आयरन वगैरह मिल रहा है, ऐसे करके कुछ एलिमेंट मैंने सजाया था। इसको बोलते थे धातु सक्रियन श्रेणी। क्या है ये? धातु सक्रियन श्रेणी। बताओ सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? देना चाहता है। क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन। लिथियम तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जब देगा तो कैसे देगा? देखो तो लिथियम से कैसे जाएगा? लिथियम प्लस में और क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को मान लो रिलीज किया, तो बताओ जीरो से किधर पहुंचे हम? प्लस में। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। और नीचे वाला क्या क्या बोलते हैं हम लोग? अवकरण। तो एक बात तुम याद रखना, मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ता है? ऑक्सीकरण बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते तो क्या बढ़ता है? अवकरण बढ़ता है। और हाइड्रोजन एक बीच वाला टर्म है, हाइड्रोजन से ऊपर सब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और हाइड्रोजन से नीचे सब क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर हम विद्युत अपघटनी सेल बनाएंगे तो कौन से मेटल का यूज करेंगे हम? एनोड साइड में किसको लेंगे हम? सबसे ऊपर वाला। कैथोड साइड में किसको लेंगे हम? सबसे नीचे वाला। और इसी दोनों का यूज करके हम सेल को बनाते हैं, याद रखना। मेटल एक्टिविटी सीरीज जो ऊपर वाला होगा उसको लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में किसको रखेंगे हम? जो सबसे नीचे वाला होगा। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, क्या चाहिए हमको? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए देखो कॉपर को कहाँ रखा था हमने? इस साइड में। जिंक को कहाँ रखा था हमने? उस साइड में, है ना। तो ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज। चलो एक बार पढ़ लेना। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद्युत अपघटनी सेल, और इसी के अंदर में आएगा फैराडे लॉ वगैरह सब, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पर लगभग